जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईएएस प्रीलिम सीरीज 26 मार्च 2023 के लिए यह हमारा 7वां लेक्चर है। इसमें हम पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे कि कोई सब्जेक्ट वीक न रह जाए। एग्जाम में बैठने के बाद हमें ऐसा न लगे कि हमने यह विषय पढ़ा नहीं है, या रिवाइज नहीं किया है, या पढ़ा है याद नहीं आ रहा है। ये सारी शिकायत दूर हो जाएगी। पिछले कुछ सालों से आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कठिन होता जा रहा है और इसकी कटाव घटती जा रही है। 26 मार्च 2024 आईएएस प्रीलिम्स में आईएएस प्रीलिम्स जो है बाधा ना बने, इसके लिए हमने अभी से उसकी प्लानिंग कर ली है। प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व करेंगे। जीएस पेपर को सॉल्व करने के बाद सीसैट सॉल्व करेंगे। इस बार हमने सोचा कि प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि लास्ट समय में समय नहीं मिल पाता है। जीएस पेपर और सीसैट पेपर की प्लानिंग हमने पूरी तरह से कर लिया है। अगर आप लोग सहयोग और सपोर्ट करेंगे तो हम ये कार्यक्रम जारी रखेंगे और पूरा सॉल्व करवाएंगे। पेपर को हमने पिक्चराइज कर दिया है। जहाँ पे अगर फिगर ऐड करने की ज़रूरत थी वहाँ हमने फिगर ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है भारत का भूगोल और उसके अंतर्गत टॉपिक है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन आया है आईएएस प्रीलिम्स 2021 में। क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? ऑप्शन नंबर ए हिमनद, ऑप्शन नंबर बी गरान या मैग्रो क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है रामसर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है लवण झील। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लवण। चलिए हम फिगर में दिखाते हैं आपको। ये सब झीलें राजस्थान में मौजूद हैं और ये सब झीलें लवण झील हैं। ये आपको नहीं भूलेगा। देखिए डिडवाना झील, यह खारे पानी की झील है जहाँ से नमक तैयार किया जाता है। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। हवाओं के प्रवाह एवं अपरदन से निर्मित झीलें वायु द्वारा निर्मित झील की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इन झीलों को प्लाया भी कहते हैं। ये मुख्यतः लवणीय झीलें होती हैं। राजस्थान की अधिकांश झीलें इसी श्रेणी की हैं, जैसे सांभर झील, पंचभद्रा झील, लूड़कर रसर झील, डिडवाना झील, कुचामन झील, सरगोल झील, खाटू झील आदि। इसीलिए सही ऑप्शन नंबर डी लवण झील। दोस्तों, अगर बताते समय कोई भी मिस्टेक होता है तो अपना सुझाव आप दे सकते हैं। भारत का भूगोल से दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ये नदियां हैं। कथन नंबर 1 है ब्राह्मणी, नंबर 2 नागवली, नंबर 3 सुवर्णरेखा, नंबर 4 वंशधारा। ऊपर युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। सही ऑप्शन बताना है दोस्तों कि नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं इन चारों में से? सही ऑप्शन है दोस्तों बी 2 और 4। नागवली,
और वसुंधरा, ये दोनों नदियाँ जो हैं पूर्वी घाट से निकलती हैं। चलिए हम आपको मैप में दिखाते हैं। मैप में हम आपको चारों नदियों के बारे में दिखाएंगे। चलिए हम ब्राह्मणी नदी के बारे में जानते हैं, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम राउरकेला, जो उड़ीसा में प्रेजेंट है, राउरकेला के निकट दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से होता है। यह स्थान है और यह नदी है। अब यह चित्र आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम राउरकेला के निकट दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से होता है। चलिए अब नागवली के बारे में जानते हैं। नागवली नदी का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले में 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लखबाहल के पास पूर्वी घाट के पूर्वी ढलानों से होता है। नागवली नदी का चित्र और नागवली का उद्गम। नागवली नदी कहाँ पे है? नागवली नदी उड़ीसा में है। नागवली नदी का उद्गम जो है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लखबाहल के पास पूर्वी घाट के पूर्वी ढलानों से होता है। अब तो याद हो गया होगा। चलिए अब सुवर्णरेखा नदी के बारे में जानते हैं। सुवर्णरेखा नदी, यह है नदी का चित्र और यह है स्थान। सुवर्णरेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। अब जानते हैं वसुंधरा नदी के बारे में, वंशधारा नदी के बारे में। अब जानते हैं वंशधारा नदी कहाँ से निकली है। यह नदी का चित्र हमने दिखा दिया है। अब जहाँ से निकली हुई है हम उस प्लेस को जान लेते हैं। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी और रायगढ़ जिले की सीमा पर पूर्वी घाट से निकलती है। इसका लोकेशन यहाँ पे है, कालाहांडी और रायगढ़ जिले की सीमा। चलिए हम आपको व्याख्या दिखा देते हैं। पूर्वी घाट की असंबद्ध पहाड़ी श्रृंखलाएं उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई हैं, जो कि अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नागावली नदी का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले में 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लखबाहल के पास पूर्वी घाट के पूर्वी ढलानों से होता है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी और रायगढ़ जिले की सीमा पर पूर्वी घाट से निकलती हैं। वहीं ब्राह्मणी नदी का उद्गम राउरकेला यानी उड़ीसा के निकट दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से तथा सुवर्ण रेखा का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से जो क्वेश्चन आते हैं। यह क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2018 में आया था। क्वेश्चन है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 4 यानी आर्टिकल 4 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 7 अनुच्छेद यहाँ पे 14 था 14 ए में।
ऑप्शन नंबर बी में है अनुच्छेद 17 एवं भाग नंबर 4 में दिए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 आर्टिकल नंबर 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 24 आर्टिकल नंबर 24 एवं संविधान के 44वें 44 संशोधन के अधीन उपबंध। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। चलिए हम आपको व्याख्या दिखाते हैं। व्याख्या में है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक यानी 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित उपबंधों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संघ या समिति बनाने का अधिकार, भारत में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार तथा कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 में दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन नंबर ए अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ऑप्शन नंबर बी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ऑप्शन नंबर डी अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। सही ऑप्शन है सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। कैसे, चलिए व्याख्या देखते हैं। नागरिक अधिकारों का अर्थ वे मूल स्वतंत्रताएं हैं जिनका उपयोग नागरिक कर सकता है और यदि इन अधिकारों के उपयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो तो वह न्यायालयों अथवा प्रशासनिक अधिकरणों की सहायता से उनके उपभोग की सुविधा प्राप्त कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे है। चलिए दोस्तों अब आधुनिक भारत का इतिहास से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन गांधी जी के आगमन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन का है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सांस फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मोहनदास करमचंद गांधी। एरवदा जेल पूना में गांधी जी ने भारतीय धार्मिक गीत काव्य का अनुवाद अंग्रेजी में सांस फ्रॉम प्रिजन नाम से किया था।
आधुनिक भारत का इतिहास से दूसरा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। ऑप्शन नंबर बी, पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ के आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर सी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया, बांग्ला से अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर डी है, मैडम ब्लावस्की तथा कर्नल अलकाट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जनगण मन को बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद, बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद मदनपल्ली चित्तकर आंध्र प्रदेश के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज एनी बेसेंट द्वारा स्थापित में किया था। इसकी धुन भी उसी समय उन्होंने बनाई। उस समय कॉलेज के प्रधानाध्यापक शिक्षाविद जेम्स हेनरी कजिन की पत्नी मार्गरेट कजिन ने जन गण मन को संगीतबद्ध किया। चलिए दोस्तों, चौथे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। सेकंड कथन है, वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। थर्ड कथन है, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? कथन ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, केवल 2 और 3। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों एससीबी को आरबीआई की अनुमति से इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान करता है। इसीलिए ऑप्शन जो है कथन 2 सही है। शहरी सहकारी बैंकों की व्यावसायिकता के बारे में चिंताओं ने बेहतर विनियमन की ओर बल दिया। बड़े सहकारी बैंकों जिनकी चुकता शेयर पूंजी और कोष 1 लाख है को 1 मार्च 1966 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया। इसके साथ ही इन्हें रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण के अधीन किया गया। अतः कथन तीसरा जो है सही है। शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडल द्वारा नहीं किया जाता। इनका पर्यवेक्षण और विनियमन आरबीआई और राज्य के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा किया जाता है। अतः कथन पहला सही नहीं है।
पहला जो कथन था, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। इसमें दिया कि शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडल द्वारा नहीं किया जाता। इनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन आरबीआई और राज्य के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किया जाता है।